हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेंटल वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक दी जाएगी, आप पहले उसको देखें, उसके बाद आगे का पार्ट 2 स्टार्ट करें। तो आज हम शुरू करेंगे इम्यूनिटी से। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में लाइन दी गई है, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, however only a few of these exposures result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. तो उसमें बताया गया है कि हम डेली बहुत सारे जर्म्स, वायरस और बैक्टीरिया के बीच में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम रोज़ बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम होता है। हमारी बॉडी की को बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि पैथोजन होते हैं, उनसे लड़ने की ओवरऑल एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? इम्यूनिटी कहेंगे। और ये ताकत हमें हमारे इम्यून सिस्टम से मिलती है। इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमें पैदाइशी मिलती है, हम पैदा ही होते हैं उस इम्यूनिटी के साथ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो हम पैदा होने के बाद अपनी लाइफ में हासिल करते हैं। आगे दिया गया है इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, दिस इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये है इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब ये है किसी एक ख़ास वायरस जैसे पोलियो या कोरोना के किसी वायरस के लिए अलग से काम नहीं करती, बल्कि ये सारे दुश्मनों को एक बराबर रोकती है, और ये हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी पैदाइश के टाइम मिलती है। आगे है, दिस इज़ accompanied by providing different types of barriers to the entry of the foreign agents into our body. Innate immunity consists of 4 types of barriers. These are: इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में दुश्मनों को आने से रोकती है 4 तरह के बैरियर्स के थ्रू। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बैरियर है स्किन फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में है, स्किन ऑन आवर बॉडी इज़ द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी जो स्किन होती है हमारा सबसे पहला और मेन फिजिकल बैरियर है। ये एक दीवार की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकती है। आगे है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स इंटरिंग आवर बॉडी। हमारी जो सांस लेने की नली होते हैं रेस्पिरेटरी, वो और पेट की जो आंतें होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, और यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है यूरोजेनाइटल, इसके अंदर एक चिप करके एक म्यूकस की कोटिंग होती है। अगर कोई भी जर्म्स वगैरह उसमें आने की कोशिश करता है तो ये म्यूकस उसे ट्रैप कर लेता है। दूसरा बैरियर दिया गया है फिजियोलॉजिकल बैरियर। Acid in the stomach, saliva in the mouth, tears from eyes all prevent microbial growth. इसमें बताया गया है कि हमारी बॉडी के केमिकल या फ्लूइड सेक्रीशन होते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल और फ्लूइड सेक्रीशन होते हैं जो कि जर्म्स को ज़िंदा नहीं रहने देते। जैसे कि स्टमक की बात करें तो स्टमक का एसिड HCl जो खाने के साथ आए जो बैक्टीरिया आते हैं उन्हें मार देता है। अगर हम अपने माउथ में बात करें तो सलाइवा हमारा वो केमिकल हुआ, और आँखों की बात करें तो टीयर्स। इन सभी में से जो जर्म्स होते हैं उसके जो बैड बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है एक तरह से। थर्ड है सेलुलर बैरियर्स। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स WBC of our body like polymorphonuclear leukocytes, PMNL neutrophils and monocytes, and natural killer type of lymphocyte in the body as well as macrophages in tissue can phagocytose and destroy microbes. तो अगर
जैसे कोई दुश्मन फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर को पार करके ब्लड में पहुंच गया, अगर ये वर्स्ट केस मान लेते हैं, तो वहाँ हमारी ये जो सेल्स होती हैं वो तैयार रहती है। कौन सी सेल्स? WBC। इसमें एनसीईआरटी ने 4 मेन नाम दिए हैं फैगोसाइटोसिस के लिए। एक दिया है PMNL न्यूट्रोफिल्स, मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। दूसरा है मोनोसाइट्स, जो कि ब्लड में मिलने वाले WBCs के पार्ट होते हैं एक तरह से। नेचुरल किलर्स है। NK सेल्स एक टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये भी मैक्रोफेजेस, जो हमारे टिश्यू में पहरा देते हैं, उन्हें हम मैक्रोफेजेस कह देते हैं। तो ये 4 तरह के मतलब फैगोसाइटोसिस सेल्स होते हैं, मतलब जो उनको निगलने का काम करते हैं, निगल लेते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको मार देते हैं एक तरह से। फोर्थ है साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। जब हमारी बॉडी की कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है तो वो मरने से पहले एक स्पेशल प्रोटीन छोड़ती है जिसका नाम है इंटरफेरॉन्स। अब यही इंटरफेरॉन्स बाकी की सेफ सेल्स, मतलब जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है, उनके पास जाकर उन्हें अलर्ट कर देता है ताकि उन पर वायरस का बुरा असर ना पड़े। समझ में आया? अब अगले टॉपिक में आते हैं, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired immunity, on the other hand, is pathogen specific. It is characterized by memory. This means that our body, when it encounters a pathogen for the first time, produces a response called primary response, which is of low intensity. Subsequent encounter with the same pathogen elicit a highly intensified secondary or anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have a memory of the first encounter. अब इसको समझते हैं। इनेट, देखो इनेट इम्यूनिटी सबके लिए बराबर थी, पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब है कि एक वायरस या बैक्टीरिया को अलग से पहचानती है, वो सबकी उसके पास मेमोरी होती है। तो जब कोई नया मतलब वायरस हमारी बॉडी में पहली बार फर्स्ट टाइम आता है, तो हमारी बॉडी जो पहला हमला करती है उसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि बॉडी उसे पहली बार देख रही है, इसलिए ये रिस्पॉन्स थोड़ा कमज़ोर होता है, यानी लो इंटेंसिटी का होता है। लेकिन अगर वही सेम मतलब बैक्टीरिया जो आया था पहले बॉडी में दोबारा आता है, सेकेंड टाइम आता है, तो हमारी बॉडी बिना वक्त लगाए एक बहुत ही तेज़ और ख़तरनाक हमला करती है, जिसे हम सेकेंड रिस्पॉन्स या एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। ये रिस्पॉन्स हाईली इंटेंसिफाइड, मतलब बहुत तेज़ होता है, क्योंकि हमारी सेल्स के पास पहले से इसकी मेमोरी इनकाउंटर्ड रहती है कि हाँ ये मतलब ये बैक्टीरिया, मतलब ये वायरस तो पहले भी आ चुका है, तो इसलिए सेकेंड रिस्पॉन्स ज़्यादा खतरनाक होता है। आगे है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। हमारी बॉडी में ये सारे मेमोरी और रिस्पॉन्स के काम 2 स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स करती हैं जो हमारे ब्लड में होती हैं। पहली B लिम्फोसाइट और दूसरी T लिम्फोसाइट। B lymphocyte produces an army of protein in response to pathogens in our blood to fight with them. These proteins are called antibodies. तो B लिम्फोसाइट का काम है दुश्मन को देखकर ब्लड में प्रोटीन की एक फौज, एक आर्मी छोड़ देना। इन्हीं प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, यानी एंटीबॉडीज़ बनाने का फैक्ट्री सिर्फ B सेल्स होते हैं। The T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells produce them. तो ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, तो कि टी लिम्फोसाइट खुद भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते, उनका काम होता है बी लिम्फोसाइट्स को सपोर्ट करना और उनकी हेल्प करना ताकि बी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बना सके। अब आगे स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखा हुआ है, तो उसको समझते हैं। इसमें लिखा है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल
called light chains and 2 longer called heavy chains. Hence an antibody is represented as H2L2. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में टोटल 4 पेप्टाइड चेन्स होती है। डायग्राम में देखो 2 छोटी होती हैं जिन्हें हम लाइट चेन्स कहते हैं पिंक कलर वाली, और 2 बड़ी होती हैं जिन्हें हम हैवी चेन्स कहते हैं जो कि ऑरेंज कलर में दी गई हैं। इसलिए एंटीबॉडी का फॉर्मूला बनता है H2L2, 2 हैवी 2 लाइट। इन चेन्स के बीच में आपको जो 2 लाइंस दिख रही हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो इन चेन्स को आपस में जोड़े रखते हैं। ऊपर की तरफ एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जहाँ से दुश्मन मतलब एंटीजन आकर फंस जाता है। इसको वेरिएबल रीजन भी कहते हैं। एन टर्मिनस ऊपर होता है और सी टर्मिनस नीचे होता है। आगे लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी। IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ बनती है। 4 नाम दिए गए हैं IgA, IgM, IgE और IgG। इसको याद रखने की ट्रिक है गेम्ड, GEMED, गेम्ड GAMED, ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी 4 नाम इम्पॉर्टेंट है, एक नाम अभी आगे और पढ़ाया जाएगा इसलिए बताया गया है। इसमें आगे है बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज़ वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड। क्योंकि ये हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में मतलब जिसे पुराने ज़माने में ह्यूमर यानी फ्लूइड कहा जाता था, बहती रहती है। इसलिए इस रिस्पॉन्स को ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। द सेकेंड टाइप इज़ कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट CMI। तो दूसरा टाइप है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें एंटीबॉडीज़ काम नहीं करती बल्कि हमारी सेल्स खुद दुश्मन से लड़ती हैं और इस CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को चलाने का काम कौन करता है? फिर टी लिम्फोसाइट्स करते हैं। याद रखना, ह्यूमोरल के लिए B लिम्फोसाइट्स और CMI के लिए T लिम्फोसाइट्स। Very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy. Why is it that the organs cannot be taken from just anybody? जब किसी का मतलब लीवर, किडनी या हार्ट ख़राब हो जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, लेकिन हम किसी भी मतलब और किसी का भी ऑर्गन उठा के किसी में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे टी सेल्स मतलब जो सेल्फ होते हैं और नॉन सेल्फ सेल्स होते हैं, उनको सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस करना आता है हमारे टी सेल्फ को, जिससे हम अलग मतलब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अगर किसी भी इंसान की किडनी ख़राब हो जाए तो हम किसी जानवर, बंदर या किसी रैंडम इंसान का ऑर्गन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसे पहचान लेगा और उसे उसी टाइम ही रिजेक्ट कर देगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ये सब बहुत इसेंशियल होती है, बहुत ज़रूरी होती है। और ट्रांसप्लांट होने के बाद भी पेशेंट को पूरी ज़िंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट्स मतलब इम्यूनिटी को दबाने वाले मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं ताकि बॉडी उस नए ऑर्गन पर अटैक ना करे। The body is able to differentiate self and non-self, and the cell-mediated response is responsible for the graft rejection। हाँ, ये पहले बताया गया। हमारी बॉडी के पास एक पावर होती है जिससे वो अपना सेल्फ और बाहर का नॉन सेल्फ में फ़र्क समझे। ऑर्गन रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जिम्मेदार होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी हमारी टी सेल्स उस नए ऑर्गन को रिजेक्ट करती है। आगे का नया टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसमें दिया गया है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लोली एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई मतलब दुश्मन जैसे कि एंटीजन, वायरस या बैक्टीरिया हो गया, वो खुद आ जाता है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए खुद एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं।
क्योंकि बॉडी को खुद मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा स्लो होती है और अपना असर दिखाने में टाइम लेती है। अब आती है पैसिव इम्यूनिटी की बारी। तो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। जब हमारी बॉडी मेहनत नहीं करती बल्कि हमें बाहर से बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली बॉडी में डाल दी जाती हैं तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। ये इंस्टेंट मतलब एकदम तुरंत असर दिखाती है। द येलोइश फ्लूइड colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant। डिलीवरी के बाद जो मदर का जो पहला वो मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में IgA एंटीबॉडी होती है जो कि बच्चों को बीमारियों से बचाती है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हुआ क्योंकि बच्चों को रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रही है। आगे दिया है द fetus also receive some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy। These are some example of passive immunity। so pregnancy के टाइम पर जो मदर के पेट में बच्चा होता है, फीटस होता है, तो प्लेसेंटा के ज़रिए भी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं जो कि IgG एंटीबॉडी होती हैं। ये भी पैसिव इम्यूनिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। वैक्सीनेशन किस प्रिंसिपल पर काम करता है? हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर, मतलब याद रखने की पावर पर। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट these antigen would neutralize the pathogenic agents during actual infection। वैक्सीन में हम क्या मतलब करते हैं? तो हम किसी मतलब जैसे बैक्टीरिया को मतलब मारकर कमज़ोर करते हैं, इनएक्टिव या उनको वीक कर देते हैं, बॉडी में डाल देते हैं। इससे बीमारी तो नहीं होती पर हमारी बॉडी जो होती है उस दुश्मन को देखकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ और मेमोरी बना लेती है। जब उस बैक्टीरिया को हम वीक करके बॉडी में डालेंगे तो उसके खिलाफ मेमोरी बन जाएगी, मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। कौन से? बी और टी सेल्स तैयार हो जाएंगे। बाद में जब एक्चुअल में वो मतलब बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करता है इन फ्यूचर, तो बॉडी उसे तुरंत ख़त्म कर देती क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मेमोरी होती है उस बैक्टीरिया की। If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to direct inject the preformed antibodies or antitoxin. Even in case of snake bites, this type of immunization is called passive immunization। तो अगर किसी को टिटनस हो जाए, कोई मतलब सांप काट ले, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाए। ऐसे मतलब इमरजेंसी केसेस में हम बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। इस इमरजेंसी हेल्प को हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आगे दिया गया है बायोटेक रोल के बारे में। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स। एग्जाम्पल hepatitis B vaccine produced from yeast। ओके, सो आज कल जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी चल रही है, बायोटेक्नोलॉजी, उसकी हेल्प से बहुत बड़े लेवल पर सेफ वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेपेटाइटिस B वैक्सीन, जो कि मतलब किसने बनाई है, किससे बनाई जाती है? यीस्ट से बनाई जाती है। अब अगला टॉपिक है एलर्जीज़। इसमें बताया गया व्हेन वी हैव गॉन टू न्यू प्लेस एंड सडनली वी स्टार्ट स्नीजिंग, वीजिंग फॉर नो explained reason, and when you went back your symptoms disappear। Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in the environment। The above mentioned reaction could be because of the allergy to pollen, mist, etc. which are डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। तो अब एलर्जी की बात करते हैं। इस पैराग्राफ में तो कुछ नहीं था, आगे देखते हैं। तो द एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। जब हमारे इम्यून सिस्टम में किसी ऐसी चीज़ को मतलब देखकर जो नुकसान नहीं पहुंचाती, उस पर ज़्यादा ही मतलब
गुस्से से रिएक्ट कर देता है तो उसे हाइपर रिएक्ट या एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स कहते हैं, तो उसे हम इजी लैंग्वेज में एलर्जी कहेंगे। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंट्स। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दीज आर ऑफ IgE टाइप। जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उन्हें हम एलर्जेंट्स कहते हैं, और एलर्जी के टाइम पर हमारी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgE एंटीबॉडी बनती है। अब निमोनिक में वो समझ में आ गया, ई फॉर एलर्जी वाला था। अब आगे है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंट्स आर मिट्स इन डस्ट, pollen, animal dander, etc. Symptoms include sneezing, watery eyes, running nose and difficulty in breathing। तो एलर्जेंट्स का एग्जांपल है मिट्टी के कीड़े, जैसे फूलों के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सब, और जानवरों के मतलब बाल, स्किन वगैरह, और ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं जिसकी मतलब ये सब रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से छींके, स्नीजिंग होती है, आँखों से पानी आता है, वाटरी आइज़, रनिंग नोज हो जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एलर्जी इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। एलर्जी के टाइम पर हमारी बॉडी की मास्ट सेल से दो केमिकल्स निकलते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इन्हीं की वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं। द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स। ये तीनों नाम नीट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा बच्चे एलर्जी और एस्थमा का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें शुरू से बहुत मतलब साफ़ और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाता है जिससे उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है। फिर अचानक से ऐसे उसमें आ जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और वो इस चीज़ का शिकार बन जाते हैं। आगे बात की गई है ऑटो इम्यूनिटी के ऊपर। Higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms from self cells. Sometimes due to genetic and other unknown reason, the body attacks self cells. हमारी बॉडी के पास दुश्मनों मतलब नॉन सेल्फ और खुद के सेल्स मतलब सेल्फ सेल्स को के बीच फ़र्क समझने की ताकत होती है, ये तो पता है। लेकिन कभी कभी जेनेटिक डिफेक्ट या किसी अनजान वजह से हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा पागल हो जाता है, अपनी ही सेल्स पर अटैक करने लगता है। दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस विच अफेक्ट मैनी पीपल इन अवर सोसाइटी इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो जब बॉडी खुद के ही सेल्स को मारने लगती है तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट और कॉमन एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं गठिया, जिससे जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं, वो इसका एग्जांपल है। अगला टॉपिक है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज़, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़। हमारे इम्यून सिस्टम में 4 चीज़ें आती हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज़, सेल्स जैसे कि बी और टी सेल्स, और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज़। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है, दीज आर द ऑर्गन्स विच ओरिजिन एंड और मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर्स। तो जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो लिम्फॉइड ऑर्गन वो जगह है जहाँ हमारे डिफेंस सेल्स मतलब लिम्फोसाइट्स बनते हैं, उनका ओरिजिन होता है, बड़े होते हैं, वहाँ मैच्योर होते हैं और अपना काउंट बढ़ाते हैं, प्रोलिफरेशन करते हैं। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस, वेयर immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes। तो इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन 2 तरह के होते हैं। पहला है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इसमें सिर्फ 2 नाम आते हैं, बोन मैरो और थाइमस। यहाँ पर इमेच्योर सेल्स बनती हैं और उन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि वो दुश्मन को पहचान सके, मतलब एंटीजन सेंसिटिव बन सके। आगे दिया गया है, आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, lymph nodes, tonsils,
पेयर्स पैच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। जब हमारी इम्यून सेल्स प्राइमरी ऑर्गन्स जैसे कि बोन मैरो और थाइमस में मैच्योर हो जाती हैं तो वो वहाँ से निकल कर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में चली जाती हैं। इसमें एनसीईआरटी में ये नाम दिए गए हैं: स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस जो कि इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, और अपेंडिक्स। The secondary lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocytes with the antigen, which then proliferate to become effector cells. प्राइमरी ऑर्गन्स ट्रेनिंग सेंटर स्टैंडर्ड है देखो, पर सेकेंडरी ऑर्गन बैटल ग्राउंड है। मतलब यहाँ हमारी ट्रेंड जो सेल्स होती है वो दुश्मन से पहली बार लड़ती हैं और फिर अपना काउंट बढ़ाकर प्रोलिफरेट होती हैं और एक्टिव आर्मी मतलब इफेक्टर सेल्स बन जाती हैं। आगे है द बोन मैरो इज़ द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल बॉडी और ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बोन मैरो हमारी बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन है क्योंकि सारी ब्लड सेल्स जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बी एन टी लिम्फोसाइट इसी के अंदर बनती है। The thymus is a lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size with age, and by the time puberty is attained, it reduces to a very small size. थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है जो हमारे हार्ट के पास और ब्रेस्ट बोन मतलब स्टर्नम के पीछे होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब मतलब बेबी बॉर्न होता है एट द बर्थ टाइम ये काफ़ी बड़ा होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका साइज़ छोटा होता जाता है। प्यूबर्टी आने तक ये बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, इसलिए बुढ़ापे में लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है। तो बोन मैरो और थाइमस दोनों मिलकर टी लिम्फोसाइट्स को बड़े होने के लिए एक इन्वायरमेंट मतलब एक माइक्रो इन्वायरमेंट तैयार करती हैं एक तरह से। आगे है द स्प्लीन इज़ अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाई ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्प्लीन एक बड़ा सा बीन शेप्ड मतलब राजमे की तरह का शेप का एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर ढेरों लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स होते हैं। इसका मेन काम है ब्लड फिल्टर की तैयारी की तरह काम करना। अब ब्लड में जो भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह घुस रहे हैं तो ये उन्हें ट्रैप कर लेता है। स्प्लीन को इज ऑल्सो हैज़ अ लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। मतलब स्प्लीन के अंदर बहुत सारे आरबीसीज स्टोर रहते हैं, इसलिए इसे ब्लड बैंक या लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। The lymph nodes are small solid structures located at different points along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigen which happen to get into the lymph and tissue fluid. हमारी बॉडी में जगह जगह छोटी छोटी सॉलिड गांठें होती हैं जिसे लिम्फ नोड्स कहते हैं। स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करता है पर लिम्फ नोड हमारे लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड को फिल्टर करती है और उनमें से मतलब बैक्टीरिया को ट्रैप करती है। इन्हीं ट्रैप्ड बैक्टीरिया को देखकर वहाँ मौजूद लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होता है। There is lymphoid tissue also located within the lining of the major tract, respiratory, digestive and urogenital tract, also called mucosa associated lymphoid tissue MALT। हमारी बॉडी के दो मतलब जो मेन रास्ते हैं जैसे सांस लेने की नली, रेस्पिरेटरी, खाना खाने का वो डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक, मतलब उनकी अंदरूनी जो दीवार होती है वो म्यूकस में एक स्पेशल लिम्फॉइड टिश्यू होता है जिन्हें हम माल्ट बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं, तो वो उसमें प्रेजेंट होता है। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जितना भी लिम्फॉइड टिश्यू होता है उनका अकेला 50% मतलब आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ माल्ट होता है, MALT वाला माल्ट होता है। ये परसेंटेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे का जो मतलब आगे जो टॉपिक्स बचे हैं एड्स वगैरह, कैंसर वगैरह, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो के मतलब फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दी जाएगी।
बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।